जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम 68 बीपीएससी प्री एग्जाम का एनालिसिस करने वाले हैं जो 2023 में हुआ है आज। और यहाँ इस पूरे एग्जाम के 150 क्वेश्चंस की आंसर की आपको देने वाले हैं जो हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा तैयार यहाँ पर की गई है। तो सबसे पहले आप सभी लोग जितने भी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने आज का एग्जाम दिया है उन सभी को बहुत बहुत आगे के लिए शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस आंसर की और देखते हैं कि आज के इस क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन आए थे और उनके आंसर्स दोस्तों क्या हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपके सामने पेपर है जो आज का आया था और सभी सेट्स को देखें तो सेट डी है ये। ठीक है ना, बुकलेट सीरीज जो है इसकी डी है और उसमें जो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर जनरल स्टडीज के हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, उनके आंसर्स यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। अबुल कलाम आजाद जी का जो पत्रिका है वो पूछी गई है। तो यहाँ पर सही आंसर देखिए, यहाँ पर तीन चार दिए गए हैं। द कॉमरेड दिया गया है, अल हलाल दिया गया है, जमींदार दिया गया है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अल हलाल, जो कि अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा शुरू किया गया था। अल हलाल नाम का जर्नल जो है वो शुरू किया गया था। ये सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए पिछले वर्षों में अगर देखें, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वहां पे द कॉमरेड के बारे में पूछा गया था। ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफी जो मिलते जुलते क्वेश्चन इस बार देखने को मिले हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पर एक और क्वेश्चन देखें तो एक सन्यासी के बारे में पूछा गया है जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उसे जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाया करता था। तो ऐसा दोस्तों एक ही नेता का नाम आता है, एक ही सन्यासी का नाम आता है, वो है बाबा रामचंद्र। तो सही आंसर यहाँ पे होगा बाबा रामचंद्र। ठीक है ना, तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गए। नेक्स्ट अगर यहाँ पे दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 19वीं सदी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी। अगर इसके ऑप्शंस आप देखेंगे तो ऑप्शन देख के आप लोग अपने आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। भाई देखिए, राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में मदद कौन करेगा। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा आदिम और खुद पर शासन करने में समर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। दूसरा, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। तो ये भी सही हो सकता है। तीसरा, ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों का आग्रह करके। तो इसका मतलब एक से अधिक यहाँ पर मुझे सही दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी पर मैं यहाँ पर जाऊंगा। बिल्कुल सही आंसर होगा दूसरे का, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की थी किसने। तो हम सभी को मालूम है महात्मा गांधी जी ने की थी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। इन्होंने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना यहाँ पर दोस्तों कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है। तो एक तो पहला ही सही नहीं है, जिसमें लिखा हुआ है केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, सभी लोगों ने इसमें भाग लिया था। दूसरी की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन क्या लिखा है, एक मिनट का। दूसरा यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा है वो क्या लिखा है देखिए। दूसरा ऑप्शन लिखा है मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया था। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर मद्रास की जस्टिस पार्टी जो थी उसने दोस्तों इनका बहिष्कार नहीं किया था। जी हाँ, असहयोग आंदोलन में उनका कोई सहयोग यहाँ पर नहीं था। तो दूसरा वाला दोस्तों यहाँ पर जो है वो कथन सही नहीं है, पहला वाला भी सही नहीं है। तीसरे वाले की बात करें तो दोस्तों अगर देखें तीसरे वाले में क्या लिखा है, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने प्रैक्टिस छोड़ दी। तो तीसरा वाला सेंटेंस यहाँ पर सही है, यानी पहला और दूसरा सही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है अपना आंसर होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें जो इधर है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। तो हम सभी को मालूम है जून 1948 तक उन्होंने कहा था कि हम भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को निकाल देंगे, भारत को स्वतंत्रता दे देंगे। नेक्स्ट तो स्वराज दल की स्थापना के बारे में पूछा गया कि बिहार में किसने की थी स्वराज दल की स्थापना। तो देखिए बिहार का एग्जाम है तो बिहार के बारे में पूछता है, तो श्री कृष्ण सिंह यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, कृष्ण सिंह जो थे उन्होंने ही स्वराज दल की स्थापना बिहार में कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। तो यहां देखिए भाई, 8वें में ए ऑप्शन है हाथी विकास मलबा और उपयोग में से अधिक और उपयोग में से कोई नहीं। यहां पर अगर देखेंगे तो भाई इनमें से किसी भी कर का विरोध करने का विकल्प नहीं चुना था, ना हाथी कर का विरोध किया था, ना विकास कर का, ना मलबा कर का। तो यहां पर आंसर जो होगा भाई ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं।
और प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार के दौरान अपनाए गए थे। भाई प्रथम बार, सबसे पहली बार जो स्वदेशी और जो विदेशी बहिष्कार है वो दोस्तों संघर्ष के तरीकों में कब अपनाए गए थे? क्या सबसे पहली बार साइमन कमीशन के दौरान स्वदेशी और बाकी चीजें अपनाए गए थे, बहिष्कार किया गया था, या बंगाल विभाजन के दौरान, या होम रूल के दौरान? कब ऐसा किया गया था? तो सही आंसर यहाँ पे होगा बंगाल विभाजन के दौरान। सबसे पहले बंगाल विभाजन के दौरान ही ये विदेशी का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने की बात यहाँ पर दोस्तों की गई थी। नेक्स्ट, अगर हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसकी बात करें, तो यहाँ पर देखिए कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, तो ये तो गलत हो जाएगा। सही आंसर होगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण जो है वो कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने इस्तीफा यहाँ पर दे दिया था। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज्य का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो सही आंसर यहाँ पे दादा भाई नौरोजी होगा। इन्होंने ही 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज्य का झंडा दोस्तों फहरा दिया था। नेक्स्ट, अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचा ली थी? तो सही आंसर यहाँ पे होगा बतक मियां। बतक मियां ने ही चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान जो है वो बचाई थी। इसके बाद इधर आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम यहाँ पर क्या था? जो इन राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था उसका नाम यहाँ पर क्या था, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सही आंसर की बात करें तो प्रजामंडल आंदोलन यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए इधर से 11वें क्वेश्चन की बात करें, तो असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो बिहार में अगर किसानों की अगुवाई की बात करेंगे तो भाई एक ही नाम यहाँ से निकल के आता है, वो है स्वामी विद्यानंद। इन्होंने ही बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाई देखिए पहला कथन क्या लिखा है, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। तो बिल्कुल सही बात है भैया। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। अब यहाँ पर देखिए भाई ये भी सही बात है। तीसरा, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी को वर्ष 1921 में नहीं बल्कि वर्ष 1919 में दोस्तों गिरफ्तार किया गया था। तो 21 वाला ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ना आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है कि भाई निम्न में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी ही लड़े थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और अकबर ही लड़े थे। यानी भाई बी वाला जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था वो अकबर और हेमू के बीच में दोस्तों हुआ था। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किस समाज के द्वारा यहाँ पर की गई थी? तो सभी को मालूम है सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक एपोस्टोलिक कॉर्मेल ये संगठन था। इस समाज के द्वारा ही पहले पटना महाविद्यालय की शुरुआत दोस्तों 1940 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? यानी मुकद्दम या चौधरी जो है वो किसके लिए प्रयोग होते थे, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई गांव का जो सरपंच था उसके लिए ही मुकद्दम या चौधरी शब्द का प्रयोग यहाँ पर दोस्तों किया जाता था उस समय के जमाने में। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर देखिए क्या है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हम सभी को मालूम है। भाई सभी को मालूम है सिरिल रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है उसे रेडक्लिफ लाइन ही कहते हैं, जो भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री को डिनोट करती है। तो सिरिल रेडक्लिफ ही उन सीमा आयोग के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर थे। नेक्स्ट, तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तबकात ए अकबरी ये दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। तो सही आंसर से बात करेंगे निजामुद्दीन अहमद, यहाँ पर सही आंसर होगा। निजामुद्दीन अहमद के द्वारा ही तबकात ए अकबरी लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए 19 क्वेश्चन की, तो इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? इनमें से किसने अपनी माता के नाम पर उस बस्ती की स्थापना की थी, ये पूछा गया है। तो सही आंसर यहाँ पे कृष्णदेव राय होगा। यही वो राजा थे जिन्होंने अपनी माता के नाम पर नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। बंगाल में महालवारी बंदोबस्त की किसने शुरुआत की थी? आसान क्वेश्चन हो गया, सभी को मालूम है इसका आंसर। तो बंगाल की बात कर रहे हैं हम लोग, हॉल्ट मैकेंजी यहाँ पर सही आंसर आएगा। हॉल्ट मैकेंजी ने ही बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की स्थापना यहाँ पर कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑप्शन नंबर 23 है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? तो क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान हो जाता है, हम सभी को मालूम है पवनार महाराष्ट्र से यहाँ पर जो है वो विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? अगर ये प्रस्ताव की बात करें तो यहां पर देखिए शेर खान ने ही उसे ये प्रस्ताव दोस्तों दिया था। नेक्स्ट 1918 की बात करें, 24 क्वेश्चन है। 1918 में मैंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया था जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जैक और चिंतामणि टूट गए थे, जिन्होंने गठन किया था। अब इन्होंने जो टूट गए थे, इन्होंने गठन किसका कर दिया था? तो आसान क्वेश्चन हो गया, हम सभी को मालूम है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का यहाँ पर गठन इन्होंने कर दिया था। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? बहुत ही आसान आंसर हो गया है, हम सभी को मालूम है धर्मपाल के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, है ना। तो बहुत बड़े क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में और भी आ चुका है। नाउ कैबिनेट मिशन के बारे में क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 25 है कि किसके लिए भारत भेजा गया था? कैबिनेट मिशन का यहाँ पर उद्देश्य क्या था? क्या एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए भेजा गया था क्या? क्या सत्ता के हस्तांतरण के लिए भेजा गया था क्या? ठीक है ना, सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था, या पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग के ब्यौरे पर काम करने के लिए भेजा गया था? तो भाई देखो तीसरा वाला तो बिल्कुल गलत है, तीसरा वाला गलत है तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। अभी देखिए दूसरा वाला मुझे बिल्कुल सही लग रहा है कि संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए ही यहाँ पर जो है कैबिनेट मिशन को भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार के प्रथम राज्यपाल का नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो सभी को मालूम है सर जेम्स डेविड लिफ्टन जो थे वो बिहार के प्रथम राज्यपाल यहाँ पर बनाए गए थे, जेम्स डेविड सिफ्टन, ये ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 29, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक दोस्तों पूछे गए 29वां क्वेश्चन है ये। उसके लेखक हमको मालूम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये बुक दोस्तों लिखी है, ध्यान कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? भाई प्राचीन काल की बात की गई है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, ये पूछा गया है। तो सही आंसर यहाँ पे देखिए भाई क्या होगा, इनमें से क्या कोई है आंसर? देखिए भाई यहाँ पर देखिए तक्षशिला भी नहीं है, चोल भी नहीं है और अनर्थ भी नहीं है, ये तीनों ही आंसर यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब गंगा के दक्षिण क्षेत्र को इनमें से कुछ भी नहीं कहा जाता था। तो सही आंसर यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, सही आंसर होगा ई, ठीक है ना। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर दोस्तों पूछा गया है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पूछा गया है, तो पादरी की हवेली हम सभी को मालूम है सबसे पुराना गिरजाघर जो है बिहार का यहाँ पर होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लीजिए, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो भाई क्वेश्चन नंबर 33 है, लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? हम सभी को मालूम है लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था। भाई देखिए 12,000 वर्ष पूर्व भी नहीं, 6,000 वर्ष पूर्व भी नहीं और 9,000 वर्ष पूर्व भी नहीं। क्यों? क्योंकि लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था इधर सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, ठीक है ना। तो इसका मतलब आंसर होगा अपना ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लीजिए, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? बहुत ही आसान आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 34 का, हम सभी को मालूम है रुद्रदमन नामक जो व्यक्ति था उसने यहाँ पर कृत्रिम जलाशय जो था सुदर्शन झील उसकी मरम्मत यहाँ पर कर दी थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है का जन्म बिहार के में किस शहर में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में पूछा है, तो सही आंसर हम सभी को मालूम होना चाहिए, भागलपुर में देखिए इनका जन्म हुआ था। जो दिवंगत अभिनेता है कुमुदलाल गांगुली, इनका जन्म जो है वो भागलपुर में अपने बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देखिए, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर है और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? देवगढ़ का मंदिर और गढ़वा मंदिर ये किस कला के अवशेष हैं? तो दोस्तों ये दोनों ही मंदिर जो है वो गुप्त कला का एक बेजोड़ नमूना है, गुप्त कला के ये अवशेष है, ठीक है ना, ध्यान रखिए।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 का शुभारंभ किया है? किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत ये युवा 2.0 योजना जो है वो शुरू की गई है? तो भाई सही आंसर यहाँ पे होगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही ये युवा 2.0 स्कीम यहाँ पर शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो सभी को मालूम होना चाहिए इसका आंसर, अगर हमने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो ईटानगर यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ईटानगर में ही इस दोनों पोली हवाई अड्डे का शुरुआत यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की थी। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा कर दिया है? तो कितनी भाषाओं के साथ ये काम किया गया, ये पूछा गया है। तो सही आंसर यहाँ पे है 576 भाषाएं। देश भर की 576 भाषाओं के साथ दोस्तों ये काम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की देखिए, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? खाद्य पशु के रूप में किसको किया गया है? तो हिमालयी याक जो है उसी को एक खाद्य पशु के रूप में यहाँ पर अनुमोदित दोस्तों कर दिया गया। यह ध्यान रखिएगा, हिमालयी याक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो यहाँ पर देखिए, किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट पेश की है? तो 38वें क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर सही आंसर होगा किरीट पारीक समिति। इन्होंने कहा है कि गैस मूल्य निर्धारण पर दोस्तों एक रिपोर्ट यहाँ पर पेश की है और पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश दोस्तों इस कमेटी ने यहाँ पर कर दी है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 42 की बात करें, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता सिविल हॉल सिविल शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 42 क्वेश्चन का ए ऑप्शन यानी श्रीनगर। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे सही होगा, श्रीनगर यहाँ पे सही आंसर होगा जहां पे ये फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया था? इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको 5 स्टार नहीं दिए गए थे? ये क्वेश्चन देखिए भाई, देखिए यहाँ पे सूरत को भी मिला था, भोपाल को भी मिला था और नवी मुंबई को भी मिला था। यानी सही आंसर जो होगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। सही आंसर हमारा होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से, क्योंकि तीनों को ही 5 सितारा जो है वो टैगलाइन यहाँ पर दी गई थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति ने निम्न में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। तो इसका आंसर अगर देखिए भाई सही आंसर की बात करें तो गुवाहाटी में ये परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन दोस्तों भारत के राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चीन के तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो अंतिम मॉड्यूल का नाम की बात करें तो यहाँ पर अंतिम मॉड्यूल जो था चाइना का वो तिहानहे था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो सही होगा, तिहानहे ये अंतिम मॉडल का नाम था। जो अंतरिक्ष स्टेशन है चाइना का, उसका अंतिम जो नाम था वो तिहानहे अंतिम मॉडल का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो ये भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा मौना लोआ। ये विश्व का वो ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार यहाँ पर जो है इसमें विस्फोट देखा गया है, यहाँ से लावा जो बाहर निकलता हुआ देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लीजिए। 8 अक्टूबर 2022 को मनाया गया 90वें भारतीय वायु सेना दिवस पर 80 वायुयानों ने घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया था? 44 का आंसर देख लीजिए। तो क्या वो गेटवे ऑफ इंडिया था, डलझील था या फिर सुखना झील था चंडीगढ़ में? तो सही आंसर होगा सुखना झील चंडीगढ़। यहीं पर वो 90 घंटे का भारतीय वायुसेना का जो 90वें सेना दिवस पर भारतीय वायुसेना दिवस पर वायुसेना ने घंटे भर का हवाई प्रदर्शन यहाँ पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लें, इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार दोस्तों दिया गया है? आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, शेहान करुणा तिलक को ही उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए यहाँ पर 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में दोस्तों मनाया जाएगा? तो सही आंसर यहाँ पे है सितंबर। सितंबर के महीने को ही नेशनल न्यूट्रिशन मंथ यानी राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में दोस्तों मनाने की बात यहाँ पर की गई है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, ये हम सभी को मालूम है 2022 की थीम क्या थी? तो अंतरिक्ष और निरंतरता, स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, यही दोस्तों यहाँ पर 2022 की थीम थी, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की। याद कर लीजिए 49 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं, निम्न में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 50 है यहाँ पर, ये निम्न में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा यहाँ पर किया था? तो सही आंसर होगा लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, इन्होंने ही नाभिकीय संलयन में सफलता का दावा किया था। ना क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंशु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ गया है। अब इसका आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि क्या हो सकता है आपके हिसाब से। क्या चीन ने किया था, जापान ने किया था, या दक्षिण कोरिया ने किया था? तो सही आंसर की बात करें तो जापान यहाँ पर सही आंसर होगा। जापान ने ही निहोंशु के लिए जीआई टैग की दोस्तों यहाँ पर मांग कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की बात कर लीजिए, कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा है? कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? तो वर्ड ऑफ द ईयर है परमासेरेस। अब मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में इस वर्ड का मीनिंग लिखकर बताइए, जिसको भी पता है कि भाई इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। परमा क्राइसिस, ये क्या मीनिंग इसका होता है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देख लीजिए, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की थी कि उसने अपने इक्विलॉइड अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? ये बताइए जरा फटाफट से क्वेश्चन, किसने किया था इसका जो है वो, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा कर दी थी कि वो भाप का सफलतापूर्वक उपयोग कर चुका है? तो इसका आंसर अगर देखें तो भाई नासा और सुपार्को दोनों ने किया था। जाक्सा यहाँ पर सही आंसर होगा। जाक्सा ने यहाँ पर इस बात की घोषणा की थी कि उन्होंने सफलतापूर्वक भाप का प्रयोग कर लिया है। अब दोस्तों नासा हम लोग पता है अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, सुपार्को पता है पाकिस्तान की एजेंसी है, ये जाक्सा किस देश की एजेंसी है? जरा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। नेक्स्ट 52 की बात करें, निम्न में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर कॉप 27 के दौरान अंतरराष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन की शुरुआत कर दी है? तो सही आंसर की बात करें तो स्पेन यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। स्पेन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। स्पेन ने ही अंतरराष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन की शुरुआत यहाँ पर कर दी है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या था? ह्यूमनॉइड रोबोट टेस्ला लॉन्च किया था, उसका नाम था ऑप्टिमस। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया था? तो सही आंसर इसका दिलबरपुर दरभंगा है। जिन्होंने भी करंट अफेयर पढ़ा होगा उनको पता होगा, दिलबरपुर दरभंगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? खेलो इंडिया में किस महिला खेल को पहली बार शामिल किया गया है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों ट्रैक साइकिलिंग। इस खेल को खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार दोस्तों शामिल यहाँ पर कर लिया गया, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, 2019-2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कहाँ की है? तो आंसर होगा शिवहर, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक के टैग से सम्मानित किया गया है? इनमें से किसको दिया गया है जीआई टैग? तो सही आंसर होगा मिथिला मखाना। इसको यहाँ पर जो है वो डीआई टैग दिया गया था 2022 में अगस्त के महीने में, ठीक है ना। नेक्स्ट 58 की बात कर लीजिए, 2022-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पर? बिहार राज्य के स्कोर के लिए जो एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार को दिया गया है, तो सही आंसर यहाँ पे है 100 में से 52, 100 में से 52 स्कोर जो है वो बिहार राज्य को यहाँ पर दिए गए हैं 2020-21 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? विश्व धरोहर सूची में किसको यहाँ पर जोड़ा गया है?
तो सही आंसर यहाँ पे होगा बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर जो है, इसको अभी 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। जिन लोगों ने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है उनको ये क्वेश्चन जरूर ध्यान होगा। नेक्स्ट 62 की बात कर लीजिए, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान यानी बीआरएपी द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कौन सी रैंक हासिल की? व्यापार करने में आसानी के मामले में कौन सी रैंक हासिल की है बिहार ने इन सभी राज्यों में, ये आपको बताना है। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन दोस्तों गड़बड़ मुझे लग रहा है, क्यों? क्योंकि बीआरएपी की जो सूचकांक है, उस बीआरएपी के सूचकांक को देखते हुए यहाँ पर जो बिहार की रैंक है दोस्तों वो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको मैं नहीं इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि बीआरएपी रैंकिंग में बिहार का दोस्तों क्या यहाँ पे स्टेट था, बिहार का यहाँ पे क्या नाम था, क्या इसकी रैंक थी? अगर आपको पता है तो आप बताइए, वरना मुझे तो इसकी रैंक मालूम है कि 26वीं रैंक थी, बिहार को 26वीं रैंक मिली थी। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा स्टार क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए रैंक सही से प्रिंट नहीं हुई है, ठीक है। ये रैंक यहाँ पर 26वीं रैंक थी बिहार की, बट यहाँ पर 26 में कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लीजिए। अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के दौरान अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान में किस नदी से जुड़ जाती है? तो आसान क्वेश्चन है, आसान आंसर है, काबुल नदी से सिंधु नदी यहाँ पर जुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 63 देखिए, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? आसान क्वेश्चन है, आसान आंसर है, हम सभी को मालूम है, बोध गया में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था। 67 की बात कर लीजिए, कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? सबको मालूम होना चाहिए, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 में इसमें शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करिए क्षोभ मंडल के बारे में, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, तापमान ऊंचाई से बढ़ता है, औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है, या कौन सा इसमें सही होगा? तो सही आंसर यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए भाई ये क्षोभ मंडल के बारे में पूछ रहा है। हम सभी को मालूम है कि वायुमंडल कई परतें होती हैं। सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, फिर होता है संताप मंडल, फिर होता है अपना मध्य मंडल, फिर होता है अपना आयन मंडल, फिर होता है अपना एग्जॉस्ट मंडल। ऐसे इस तरह से हमारे मंडल रहते हैं। तो भाई ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी नहीं है बल्कि सबसे निचली परत है, तो पहला वाला तो गलत हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है, ठीक है। और औसत ऊंचाई जो होती है वो 13 किलोमीटर नहीं होती है, इसकी औसत ऊंचाई जो है वो दोस्तों यहाँ पर 8 किलोमीटर तक रहती है यहाँ पर। तो इसका मतलब तीनों ही यहाँ पर गलत होंगे, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 64 की बात कर लिए, किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो बहुत ही आसान आंसर हम सभी को मालूम है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इन्होंने कहा है कि भाई पुरुष और महिला खिलाड़ियों को एक समान जो है वेतन को दिया जाएगा। नेक्स्ट, पेंजिया से टूटे गए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? 69 का आंसर सभी को मालूम है, गोंडवाना लैंड कहते हैं। दक्षिणी महाद्वीप जो है वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था, जिसका भारत भी हिस्सा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 65 की बात करिए, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना था जो बढ़कर कितना हो गया है, ये आपको बताना है। तो आसान आंसर है, अगर इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर था वो 11.3% था, जो वर्तमान में 15.3% हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित हैं? तो सही आंसर यहाँ पे होगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे दे रखा है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका हम सभी को मालूम है, अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के पास है और आर्कटिक जो है वो उत्तरी ध्रुव के पास यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिल जाती हैं? तो जिनने मैप देखा होगा वो इसका आंसर यहाँ पे बता पाएगा। ऑप्शन नंबर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम। देखिए असम यहाँ पर गड़बड़ हो गया, असम बीच में है, इसका मतलब असम की नहीं मिलती है, ठीक है ना, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए भाई यहाँ पर मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा है, ठीक है। इसके अलावा ऊपी में से कोई नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मणिपुर की बात करें, मणिपुर किनारे पर है, मिजोरम की बात करें, मिजोरम किनारे पर है, लेकिन त्रिपुरा दोस्तों यहाँ पर नहीं है। त्रिपुरा अंदर की तरफ रहता है, इसकी बांग्लादेश से मिली हुई है, यानी ये यहाँ पर गड़बड़ है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये चारों प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं।
75 देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? तो हम सभी की जानकारी के लिए हमको मालूम है कि भाई देखिए यहाँ पर कोयले के भंडारों की बात करें तो दामोदर नदी, महानदी, ये देखिए दो, एक से अधिक आंसर यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। सोन नदी लिखी हुई है, महानदी लिखी हुई है, दामोदर नदी लिखी हुई है, तो एक से अधिक आंसर यहाँ पर है। दामोदर नदी भी कोयला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, महानदी भी प्रसिद्ध है यहाँ पर, तो इसका मतलब एक से अधिक आंसर है, तो भाई यहाँ पर मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये मेरा आंसर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर लीजिए, निम्न में से कौन सा समुद्री जीव समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वाराद्रमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। तो सही आंसर यहाँ पे देखिए मन्नार की खाड़ी होगा। मन्नार खाड़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो दोस्तों इसी प्रकार का समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारंदमुख, ज्वार मुख भी है, समुद्र तट भी है, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल भी हैं और बाकी चीजें भी हैं, तो मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर यहाँ पर सबसे सही आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्न में से कौन सा कदम सही है? यह वजन कम करने वाला उद्योग है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 76 का अगर आंसर की बात करूंगा तो भैया देखिए यहाँ पर एक से अधिक आंसर दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी सही है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, ये भी सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक से अधिक वाले आंसर सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर मेरा सही हो जाएगा। मैं ऑप्शन नंबर डी पर यहाँ पर जाऊं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 73 की बात कर लीजिए। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो 73 की अगर बात करें तो कोपेन का जो है वो देखिए कोपेन वर्गीकरण जो योजना है उसके अनुसार ना तो भाई देखिए यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की बात की जा रही है तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करें तो CWG भी होगा और यहाँ पर DFC भी होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी दोस्तों जाएगा। एक से अधिक यहाँ पर सही आंसर है, 73 का आंसर भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। 77 की बात कर लीजिए। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर हम सभी को मालूम है कि स्थानीय रूप में मैंगो शावर के नाम से इसको जाना जाता है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 74 की बात कर लीजिए। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? यानी हर एक देश की सीमा जो होती है वो समुद्री क्षेत्र में एक निश्चित किलोमीटर तक होती है, तो भारत की सीमा कहां तक है ये पूछा गया है। तो सही आंसर हम सबको मालूम है 12 समुद्री मील, यानी लगभग 21.9 किलोमीटर तक की जो स्थिति होती है वो उस देश की सीमा के अंतर्गत आ जाती है। 78 की बात कर लीजिए। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? हम सभी को मालूम है वातावरण मुख्यतः जो होता है वो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म हो जाता है दोस्तों। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्लियर, इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। 78 की हमने बात कर ली है। 78 के बाद आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। 79 की बात कर लेते हैं। भारत के निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? अधिकतम जिलों से लगने वाला कौन सा प्रदेश है? बिहार का दोस्तों, जो बिहार के अधिकतम जिलों से लगता है। तो यहाँ पर सही आंसर की बात वही कर सकता है जिसने मैप देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए भाई उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश भी काफी जिलों से लगता है, झारखंड भी, पश्चिम बंगाल भी। तो यहाँ पर दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो प्रदेश ऐसे हैं जो एक समान जिलों से अपनी सीमा को लगाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 82 की बात कर लीजिए। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम से बनी है? फल्गु नदी के बारे में पूछा गया है, किन नदियों के संगम से बनी है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा मोहाना और लीलाजन नदी, ये दोनों नदियों के संगम से ही पवित्र फल्गु नदी दोस्तों बन जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेउकी की रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन हम सभी को मालूम है पीरपंती रेलवे स्टेशन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 83 की बात कर लीजिए। बिहार में निम्न में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो 83 की बात करें तो भी देखिए पहली बार यहाँ पे चाय बागानों की स्थापना करने में ठाकुरगंज का भी नाम आता है और दोस्तों सुपौल का भी नाम यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पर भी आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर एक से अधिक होगा, यानी डी यहाँ पे आंसर होगा। आगे बात कर लीजिए ऑप्शन नंबर 81 की बात कर लीजिए। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। रोहतास में पाइराइट का भंडार सर्वाधिक है,
चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर, रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए अपना ऑप्शन जो है वो भाई डी वाला सही यहाँ पर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही दोस्तों यहाँ पर कथन जो है वो बिल्कुल सही है। जब तीनों ही कथन यहाँ पर सही है तो इसका मतलब एक से अधिक वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। एक से अधिक का मतलब केवल 3 भी हो सकता है, एक और 2 भी हो सकता है, एक और 3 हो सकता है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी। ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट अगर बात करें 84 की बात कर लीजिए। अगर 84 की बात करें तो बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि के अनुसार सही क्रम बताइए, है ना। जैसे कि दशकीय वृद्धि जो हुई है उसके अनुसार सबसे कम किस में हुई, ज्यादा किस में हुई और ज्यादा किस में हुई। अगर उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए जिन्होंने अपना जनगणनीय आंकड़े पढ़े होंगे उनको मालूम होगा भाई, सीवान सबसे कम रहा था, किशनगंज ज्यादा रहा था और मधेपुरा में सर्वाधिक वृद्धि जो है वो दशकीय वृद्धि जनसंख्या में देखी गई है। तो 84 का हो जाएगा ए यहाँ पर सही आंसर। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 85 की बात करें, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। हम सभी को मालूम है अनाज आधारित जो उद्योग है उनका प्रभुत्व है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट 86 की बात कर लीजिए, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण पूछा गया है। कोई निश्चित आकार नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, तो इसका यहाँ पर एक उदाहरण पूछा गया है। साफ साफ दिख रहा है मिट्टी का तेल। भैया इसका देखो आकार नहीं होगा लेकिन आयतन यहाँ पर निश्चित होगा। अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो सभी को मालूम है अम्ल जब भी धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं तो CO2 गैस को ही दोस्तों यहाँ पर मुक्त कर देते हैं। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन देखिए, HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है। भैया ये तो बहुत ही आसान यहाँ पे आंसर मुझे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ऑक्सैलिक एसिड का ही ये सूत्र है। देखिए COOH और COOH ये दोस्तों लिखा हुआ यहाँ पर, तो सही आंसर होगा ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट 87 की बात कर लीजिए। 87 का है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड इनमें से कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पर उभयधर्मी ऑक्साइड मुझे दिखाई दे रहा है भाई Al2O3 और ये ZNO, ये दोनों जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड के यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। ये दोनों ही क्या करेंगे, ये दोनों ही अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी दोस्तों बना देंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपको 3 प्रणालियां दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य दो में से एक में अम्लीय विलयन, दूसरे में क्षारीय विलयन है। किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा। भैया लाल लिटमस नीला कौन करता है, तो लाल को नीला कोई भी क्षार करता है। तो यहाँ पर अगर सही आंसर की बात करें भैया, तो सही आंसर यहाँ पर मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। भाई देखो लाल को नीला कौन करता है, लाल को नीला हमेशा क्षार करता है। तो सही आंसर भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी साफ साफ दिख ही रहा है। आगे बढ़े 88 पर, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव दोस्तों एक ही गैस इसमें देगी है और वो दोस्तों यहाँ पर होती है कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट नाइट्रस ऑक्साइड भी देती है और मीथेन भी देती है। इसका मतलब सही आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। एक से अधिक दोस्तों जो है वो यहाँ पर आंसर सही है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट 92, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है। सभी को मालूम है सिरके के समान दोस्तों एसिटिक अम्ल की गंध यहाँ पर रहती है। शुष्क HCI गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है, सीधे सीधे पूछ लिया गया है। तो आंसर भी यहाँ पर दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जो हमारी शुष्क ये गैस होती है HCI, ये क्या करती है भाई, क्योंकि कोई भी जो H3O प्लस आयन है वो यहाँ पर मौजूद नहीं होते, इसीलिए लिटमस जो है वो H3O प्लस आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है और इसी वजह से जो हमारी HCS गैस है वो दोस्तों यहाँ पर जो है वो नहीं बदल पाती उसका रंग। ठीक है ना, सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 96, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। किसमें परिवर्तन होता है जो रंध्र खुलते या बंद होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा।
भाई देखिए, किसके परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? ना तो प्रोटीन संरचनाओं में परिवर्तन कारण खुलते बंद होते हैं, ना ही पानी की मात्रा के कारण, ना ही न्यूक्लियस की स्थिति के कारण। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पर मैं कहूंगा कि इसका आंसर भी मैं छोड़ूंगा अभी, इसका आंसर भी मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता। इसको ही मैं आपको स्टार पॉइंट बनाऊंगा, ताकि भाई इसका आंसर जब आएगा क्लियर होगा तभी पता लगेगा, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहे। नेक्स्ट, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में किस तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है? सभी को मालूम है, लाल और नीले रंग की तरंगदैर्ध्य को वो अवशोषित कर लेता है। विषम का पता लगाइए। सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना, फल का पकना, इन तीनों में से क्या चीज एक विषम होगी? तो भाई यहाँ पे कोई भी विषम नहीं है, यहाँ पे सब एक ही चीज है। सीमेंट की सेटिंग भी केमिकल चेंज है, कोयले का जलना भी केमिकल चेंज है, फलों का पकना भी केमिकल चेंज है। तीनों एक ही प्रकार के हैं, तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन से कोई नहीं होगा। 98 कौन सा मेल नहीं खाता? आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना जो होता है पेड़ में होता है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता वो लता कहलाती है। पर्णवृत्त का मतलब होता है पत्ती को तने से जोड़ता है। या उपयुक्त में से कोई नहीं, कौन सा सही मेल इसमें से नहीं खाता है? तो भैया देखो, यहाँ पर अगर बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना जो है वो दोस्तों यहाँ पर मेल नहीं खा रहा है। बाकी सारी चीजें यहाँ पर सही लिखी हुई है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 99 की बात कर लीजिए। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? किस क्रिया के द्वारा ये पानी ऊपर तक पहुंचता है? तो हम सभी को मालूम है, वाष्पोत्सर्जन के कारण ही ये पानी ऊपर तक दोस्तों पहुंच जाता है। नाउ 95 की बात कर लीजिए। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, समान डिग्री कठोरता है, विद्युत चालकता समान होती है। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भैया देखो, ना तो समान क्रिस्टल संरचना है, ना ही समान डिग्री कठोरता है, और ना ही विद्युत चालकता समान है। तो सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कुछ भी समान उनमें नहीं होता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए। कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे सुई प्रतिकृति के योग्य बनाता है? क्या केवल डीएनए की उपस्थिति के कारण वो सुई प्रतिकृति के योग्य बनता है? आरएनए की अनुपस्थिति से बनता है? डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति से बनता है? या उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा? तो सही आंसर की बात करें, हम सभी को मालूम है कि डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति के कारण ही क्लोरोप्लास्ट वो स्व प्रतिकृति के योग्य दोस्तों बन जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, 101 क्वेश्चन है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर सभी को इसका आंसर मालूम है। कार्टिलेज कहते हैं उनको, जो कंकाल के वो हिस्से हैं जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं। ये आपका बिल्कुल आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो हम सभी को मालूम है, अगर उत्तल लेंस है और काले रंग की पतली पट्टियां यहाँ पर बनाई जा रही हैं, तो यहाँ पर देखिए जो कम चमक वाला एक घोड़ा जो है उस तरह का हमें प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई देता है, अगर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हम यूज करते हैं। नेक्स्ट 102 क्वेश्चन देखिए। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर किसके साथ रहते हैं? कवक, बैक्टीरिया, शैवाल, वायरस, या कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो साथ में रहता है? तो हम सभी को मालूम है, शैवाल और कवक जो है वो दोस्तों यहाँ पे शाही के साथ रहते हैं लाइकेन में। लाइकेन जो कि एक सहजीवी स्थिति को बताता है, और जो लाइकेन होता है वो वायु प्रदूषण का भी द्योतक होता है। जहां पर लाइकेन कम हो जाते हैं वहां पर वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ मान लिया जाता है। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आसान क्वेश्चन है, आसान आंसर है यहाँ पर। ध्वनि की तीक्ष्णता जो है, देखिए यहाँ पर भी आयाम लिखा है, तरंग दैर्ध्य लिखी है और वेग लिखा है, जबकि ध्वनि की तीक्ष्णता जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर दोस्तों नापी जाती है। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के आधार पर नापी जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर होगा उसमें से कोई नहीं। 103 देखिए। मादा एनाफिलिज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि ये बैठती है कहां पर? अधः स्तर के एक कोण पर, अधः स्तर के समांतर, या अधः स्तर के समकोण पर, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 103 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सही आंसर होगा अधः स्तर से एक कोण पर बैठती है, इसलिए उसे अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा होता है? सभी को मालूम है। देखिए देखिए लिम्फोसाइट भी यहाँ पर सही आंसर है,
प्लेटलेट भी यहाँ पर सही आंसर है और आरबीसी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सही आंसर वैसे लिम्फोसाइट होना चाहिए, है ना, क्योंकि लिम्फोसाइट जो है वो सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है प्रतिरोधक क्षमता के साथ। लेकिन आरबीसी भी यहाँ पर सही आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे एक तो आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी और दूसरा आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाऊंगा क्योंकि बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है ना, बी आंसर जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो मैं बी के साथ ही इस पर जाऊंगा। 108 की बात करें, कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त होता है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो फोटो डायोड जो होते हैं वो इस प्रकार के प्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त रहते हैं, तो आंसर यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट 105 देखिए, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं क्या, या फिर सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी और सख्त और मोटी हो जाती हैं, या मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं? तो यहाँ मांसपेशियों के बारे में कौन सी एक बात सही होगी? तो सही आंसर की बात करूं तो मुझे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही लग रहा है। मांसपेशियां जो है वो हड्डी को धक्का दे सकती हैं। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी दोस्तों नहीं होती हैं और ना ही मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मुझे लग रहा है। 109 की बात कर लीजिए, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्न में से किस में परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो आसान क्वेश्चन है, हम सभी को मालूम है, रोलिंग घर्षण को उसको चेंज करने के लिए उसका प्रयोग यहाँ पर कर दिया जाता है। नेक्स्ट 110 की बात कर लीजिए, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, ये गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? क्या फुटबॉल पर अधिक बल लगाने के लिए, फुटबॉल पर हाथों द्वारा लगाए गए बल को बढ़ाने में, या संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में? सभी को मालूम है संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में ही इसका उपयोग रहता है, ताकि फुटबॉल की चोट हाथ पर कम लगे। 113 निम्न में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होगा? सभी को मालूम भैया, यहाँ पर गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा अगर बदलती है तो वो घर्षण बल की वजह से ही बदलती है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण होता है? तो धनात्मक रूप से आवेशित कण हमारा अल्फा किरण के द्वारा ही दोस्तों मिलता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 114, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री किस ओर गिरेंगे? आगे की ओर, बाईं ओर, दाईं ओर, या कहीं नहीं? तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। सही आंसर है बाईं ओर झुकेंगे। बस मुड़ेगी दाईं ओर तो बाईं ओर की तरफ दोस्तों सारे लोग घुसेंगे, क्योंकि बाईं ओर की तरफ ही जो है वो बल प्रेरित होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाइए, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? क्या वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, सीधी रेखा के साथ उड़ाना, या वस्तु की स्वतंत्र गति के लिए? तो केंद्राभिमुखी बल जो होता है दोस्तों वो हमारा वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। 115 की बात करें, संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है, स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है, ऐसा कर करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो सही आंसर की अगर बात करें यहाँ पर ऑप्शन जाएगा, भाई देखिए, ध्वनि का आयाम और तीव्रता नहीं कर सकता, लेकिन अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार की स्ट्रिंग की आवृत्ति जो है वो सेट करता है। 115 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजा दीजिए। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और सांसद। तो सही क्रम मुझे यहाँ पर दिखाई ऑलरेडी दे रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले आएगा हमारा राष्ट्रपति, फिर आएगा उपराष्ट्रपति, फिर आएगा प्रधानमंत्री, फिर आएगा हमारा कौन, हमारा अध्यक्ष, और उसके बाद आएगा हमारा सांसद। ठीक है, सही रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 118 की बात कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक वर्ग क्या एक आयत होता है? क्या समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है? एक वर्ग समचतुर्भुज होता है? कौन सा यहाँ पर सही है? तो सही यहाँ पर दोस्तों उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। ना तो प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है ना, प्रत्येक वर्ग एक आयत नहीं हो सकता, ठीक है ना, और ना ही प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, और ना ही प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है दोस्तों। तो सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाई देखिए यहाँ पर एक, अब देखिए यहाँ पर सब क्वेश्चन जो है ना, अब रीजनिंग और ये मैथ्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं जो सॉल्व यहाँ पर करने होंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर जीएस के सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिखाए, ठीक है, और उनको सबको यहाँ मैंने बताया। ये आप आगे जो क्वेश्चन है सारे ये अपने रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन है, जिनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए भी डिटेल हम लोग क्लास अलग से करेंगे, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स के भी इन सभी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व दोस्तों कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैंने आपको जीएस के यहाँ पे सारे क्वेश्चन बताए, उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। और बाकी ये जो क्वेश्चन यहाँ पर मैथ्स के हैं उनको अभी मैं छोड़ रहा हूँ, इनके लिए अलग से हम लोग क्लास यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए 126, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो अपना मंत्री परिषद है वो किसके प्रति यहाँ पर उत्तरदायी होता है? तो हम सभी को मालूम है विधानसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है राज्य का मंत्री परिषद। क्वेश्चन नंबर 129 की बात कर लीजिए, किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से? अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, कोलेजियम प्रणाली। तो सभी को मालूम है इसमें अगर आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर होगा यहाँ पर देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में मूल अधिकार क्षेत्र भी है और कोलेजियम प्रणाली भी आती है, यानी बी और सी दोनों होंगे तो सही आंसर होगा अपना उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है ना, तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 127, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था किसका? निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का, न्यायिक शक्तियों का या प्रशासनिक शक्तियों का? किनका दोस्तों विकेंद्रीकरण यहाँ पर कर दिया गया था 73वें संशोधन के बाद? तो यहाँ पर देखिए मुझे मालूम है कि मैं देखिए पूर्ण निर्णय लेने की क्षमता का भी विकेंद्रीकरण किया गया था, पूर्ण व्यवस्था का भी किया गया था, लेकिन न्यायिक शक्तियों का नहीं किया गया था, बट प्रशासनिक शक्तियों का कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट 130, क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होना आवश्यक है। तो सभी को इसका आंसर मालूम है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। 21 वर्ष की आयु हमें पंचायती राज के लिए जरूरी होती है, बाकी सबके लिए अलग अलग है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, ठीक है ना, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर पंचायती राज के लिए 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। नाउ 131, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? एक राज्य सरकार के बारे में अगर बात है, यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है क्या? क्या ये क्वेश्चन सही होगा? ठीक है। दूसरा, जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी क्या? जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। ठीक है ना, अब देखिए भाई, जिला स्तर पर उपभोक्ता वाद निवारण के संदर्भ में भाई अगर बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखिए जो गलत कथन है वो एक से ज्यादा है। ठीक है, अब कौन से कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर मेरे ख्याल से तो आंसर जो है वो उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए, क्लियर। अच्छा, दूसरी बात एक और भी है कि यहाँ पर तीनों ही कथन जो है वो यहाँ पर देखिए ध्यान रखिए कि भाई दो कथन जो है वो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई गड़बड़ है, इसका मतलब डी आंसर यहाँ पे होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, राज्यसभा में प्रतिनिधि में शामिल कौन कौन होता है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में कौन कौन यहाँ पर शामिल होता है? तो सही आंसर यहाँ पे देखिए, नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य ये तो नहीं होते, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य ये होते हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये भी होते हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक अपना आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी पर हम लोग यहाँ पर जाएंगे। नाउ नेक्स्ट देखिए, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज का संरचना का संचालन करती है? तो सभी को मालूम है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्लॉक स्तरीय निकाय पर दोस्तों उसका संचालन करती है। 136 क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ है। यह 2015-16 में किस परसेंटेज से बढ़कर 2020-22 में क्या हो गया है? तो अगर दोनों पढ़े होंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 2015-16 में जो लिंग अनुपात था वो 1062 था, जो 2022-20 में बढ़कर 1090 हो गया। 133 की बात कर लीजिए, निम्न में से किस 133 की बात कर रहे हैं, किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया है? तो सही आंसर है राष्ट्रीय विस्तार सेवा, इसी को स्थापित किया गया। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही थी? तो अगर ये रिपोर्ट पढ़ी है तो आपको मालूम होगा 2.5% की वृद्धि दर यहाँ पर देखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? तो सभी को भर भर के इसका आंसर मालूम है, ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इजी भी दिए गए हैं और कुछ क्वेश्चन में सोचना भी पड़ रहा है, तो ये मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर एक बार को देखने को मिल रहा है। कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? अब देखिए, भारत में सबसे कम विकास दर में से है जो 2.5% है,
बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है। अगर 138 में की बात करें तो यहाँ पर देखिए भाई, ये तीसरा वाला जो है बिल्कुल सही मुझे लगता है। अर्थव्यवस्था का जो व्यवसायिक ढांचा ऊपर से कैसा है, बिल्कुल स्थिर है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो सही आंसर होगा 138 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 135, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय यहाँ पर लगा था? तो ये तो सब बच्चे बच्चे को इसका आंसर मालूम है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसमें लग गए थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज की गई है? अगर इसकी बात करेंगे तो भाई ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 4% ग्रामीण क्षेत्रों में और 6.5% शहरी क्षेत्रों में दोस्तों दर्ज की गई है। 141 की बात कीजिए, एसईजेड अधिनियम 2005 के उद्देश्य पूछे गए हैं। क्या अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार निर्माण, इन तीनों में से कौन सा सही होगा? कौन सा यहाँ पर दोस्तों उद्देश्य यहाँ पर है एसईजेड अधिनियम 2005 का? तो सही आंसर की बात करें तो ये तीनों ही दोस्तों उद्देश्य यहाँ पर है, 1, 2 और 3 तीनों ही यहाँ पर उद्देश्य दिए गए हैं एसईजेड 2005 के उद्देश्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 देख लीजिए, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय यहाँ पर पूछा गया है, क्या है? तो भाई देखिए, नीतिगत उपाय की बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी हम यूज करते हैं, बफर स्टॉक का भी यूज करते हैं और पीडीएस का भी यूज करते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है बिहार के? दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो किसमें है सर्वाधिक दोस्तों कर उद्योग, ये आपको बताना है। तो सही आंसर यहाँ पे पूर्णिया दोस्तों होगा। अगर रिपोर्टों की बात करें तो पूर्णिया में सर्वाधिक कर उद्योग दोस्तों स्थापित है। नेक्स्ट 143, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो सही आंसर बात करें तो एसवीएस राघवन समिति ने ही इस प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को दोस्तों अधिनियमित करने का सुझाव यहाँ पर दिया था। नाउ नेक्स्ट 144 क्वेश्चन आ गया है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। धूसर क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति, लाल क्रांति, इसके आगे क्रांतियों के उत्पादन लिखे हैं, किससे क्या संबंधित है ये आपको मिलान करना है। तो आसान क्वेश्चन है। अगर हम बात करें, देखिए धूसर क्रांति जो है ये उर्वरक फर्टिलाइजर से संबंधित है, ठीक है ना। इसी प्रकार जो गुलाबी क्रांति है वो प्याज के उत्पादन संबंधित है। जो रजत क्रांति है यानी सिल्वर जो क्रांति है वो हमारे अंडे के उत्पादन संबंधित है। और लाल क्रांति जो है वो मांस के उत्पादन संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही अपना हो जाएगा। 147 की बात कर लीजिए, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? तो अगर 147 की बात करेंगे तो यूनियन बजट 1992-93 के बजट में इस उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की दोस्तों घोषणा यहाँ पर की गई थी। ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 148 की बात करें, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्न में से क्या थे? क्या विकास इसका एक उद्देश्य था, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और साहित्य? तो 148 के आंसर की बात करें, सभी को यहाँ पर दिख रहा है भाई, देखिए उपयुक्त में से कोई भी यहाँ पे सही नहीं होगा। क्यों? विकास तो था और आधुनिकीकरण था, है ना, आत्मनिर्भरता भी था, यानी 1, 2 और 3 इसमें ऑप्शन होने चाहिए थे। अब इनमें से किसी में भी 1, 2, 3 है ही नहीं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ये अपना यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट 145 की बात करें तो कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? सभी को मालूम है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए, तो देखिए प्रथम में तो क्या था, प्रथम में हमारा एग्रीकल्चर पे काम हुआ था, तृतीय में क्या था, हमारा मानव संसाधन पर काम हुआ था, और पंचम में भी दोस्तों मानव संसाधनों पर ही काम यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर देखिए 145 का आंसर अब डी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक से अधिक यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं। तृतीय और पंचम दोनों ही पंचवर्षीय प्रणालियों में ये मानव संसाधन के विकास पर दोस्तों एक केंद्र थी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ना आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 149, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो सभी को इसका आंसर मालूम है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो एनएसएसओ जो है वही यहाँ पे सर्वेक्षण करता है। नेक्स्ट देखिए 146, तो भारत के निम्न में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के रूप में प्राप्त यहाँ पर किया था? किस राज्य ने प्राप्त किया था ये पूछा गया है। तो सही आंसर अगर रिपोर्टों के आधार पर देखेंगे तो कर्नाटक राज्य ने सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पर जो है विदेशी निवेश प्राप्त किया।
अब क्यों? तो बैंगलोर जो सिटी है वो कर्नाटक में ही है और भारत का जो स्टार्टअप हब है, सबसे ज्यादा जो बिजनेस है, सबसे ज्यादा जो कंपनियां हैं वो तो बैंगलोर में ही लगती हैं, बैंगलोर में शुरू होती है और इसीलिए वहां पर इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा पहुंच जाता है, इसलिए यहाँ पे कर्नाटक अपना आंसर हो जाएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन 150, भारत का व्यापार संतुलन मार्च और सीमा दिसंबर 2022 के लिए कितना है? तो ये भी अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। सही आंसर होगा 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर जो है भारत का व्यापार संतुलन है वो है घाटे में, यानी निगेटिव में, यानी 11.98 अरब अमेरिकी डॉलर जो है वो निगेटिव में भारत के रहे हैं 2022 के दिसंबर में माल और सेवाओं के बारे में, ठीक है ना। तो ये कुछ दोस्तों क्वेश्चन थे जो यहाँ पर हम लोगों ने इस बिहार बीपीएससी के देखे थे। 68 बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था आज उसके हमने क्वेश्चंस को देखा, तो यहाँ पर 150 के 150 आंसर हमने देखे और उनको हमने समझ लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में यहाँ पर आए होंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान में रहेंगे। अब अपने जो भी एस्पिरेंट हमारे हैं जिन्होंने यहाँ पर ये एग्जाम आज का दिया है तो उनको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब जिनके भी क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं वो आगे अपने तैयारियों में लग जाइए मेंस की। बाकी जिनका आगे एग्जाम है यूपी पीसीएस, यूपीएससी और उत्तराखंड पीसीएस के जो एग्जाम आने वाले हैं, मध्य प्रदेश पीसीएस के जो एग्जाम आने वाले हैं, तो वो लोग दोस्तों अब इस एग्जाम को देखकर एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई किस ओर उनको जाना है। करंट अफेयर भी यहाँ पर था, हिस्ट्री भी यहाँ पर था, पॉलिटी से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे, लेकिन ज्योग्राफी मुझे यहाँ पर गायब दिखा। ज्योग्राफी से मुझे इतने क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देखने को मिले, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पर बना सकते हैं। जुड़े रहिए दिशा पब्लिकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, हम लोग ऐसे ही आपके लिए एनालिसिस लेके आते रहेंगे। सभी एग्जाम का जो एनालिसिस है वो हम लोग यहाँ पर लेके आपके लिए आते रहेंगे। तो अभी के लिए विदा लेता हूँ दोस्तों, मिलूंगा अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे। आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और आलस से दूर रहिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।